अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक पे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है क्या और किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एलिमेंट्स की, मतलब एटम्स की और आयंस की। तो आज हम इस पे डीप में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ होल केमिस्ट्री। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो आज हम इस पे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से पहले आपको मैं छोटी सी चीज़ें बता दूं एटम के बारे में। शुरू में एटम का ये कंसेप्ट था, साइंटिस्ट ने कहा एटम का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। साइंटिस्ट ने कहा एटम का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। साइंटिस्ट ने कहा एटम के सेंटर पे क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और साइंटिस्ट ने कहा इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं। क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, इस तरीके से, ठीक है। साइंटिस्ट ने कहा एटम का स्ट्रक्चर, पहले साइंटिस्ट ने ये बताया कि एटम का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, शेल्स होते हैं, ठीक है। और साइंटिस्ट ने कहा इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। अब ये सेंटर है न्यूक्लियस, तो साइंटिस्ट ने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर जो पहला शेल है वो के शेल होता है, फिर एल शेल होता है, फिर एम शेल होता है, फिर एन शेल होता है, ओ पी यू क्यू आर एस टी, इस तरीके से नंबर ऑफ शेल्स होते हैं। तो सिंपली कहना ये था पहले, जैसे अकॉर्डिंग टू बोहर ने कहा था न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं, अलग अलग एनर्जी के शेल्स होते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं हम इनको। और साइंटिस्ट ने कहा कि इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे टाइम गुजरता रहा, साइंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर तरक्की आती रही, तो साइंटिस्ट ने आगे चल के ये कहा, साइंटिस्ट ने कहा ऐसा नहीं है, एटम कोई सिंपल नहीं है, ठीक है। फिर आज के दौर में, मॉडर्न में, साइंटिस्ट ये कहते हैं कि न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं, न्यूक्लियस के बाद शेल्स होते हैं। लेकिन साइंटिस्ट ने कहा इन शेल्स के अंदर भी और एनर्जी की छोटी छोटी और भी लेवल्स हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सब शेल्स कहते हैं। तो साइंटिस्ट का कहना है कि इन न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं, फिर इन शेल्स के अंदर भी और भी छोटी छोटी लेवल्स होती हैं एनर्जी की अलग से, ठीक है। फिर उन छोटी छोटी एनर्जी लेवल्स को, जिनको सब एनर्जी लेवल्स कहते हैं, ठीक है, जिनको हम आज क्या कहते हैं, सब शेल्स कहते हैं। तो पहले सिंपली ये था कि न्यूक्लियस के बाहर शेल होते हैं और उन शेलों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो धीरे धीरे टाइम के बाद क्या हुआ, साइंटिस्ट ने कहा न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं, फिर इन शेल्स के अंदर और छोटी जगहें होती हैं जिनको सब शेल्स कहते हैं। तो इन शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं। फिर साइंटिस्ट ने कहा उन सब शेल्स के ऑर्बिटल्स होते हैं और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसका मतलब है एटम सिंपल नहीं है, बल्कि एटम से कॉम्प्लेक्स है। एटम ने, बल्कि न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं, लेकिन इन शेलों के अंदर सब शेल्स होते हैं, फिर उन सब शेल्स के ऑर्बिटल्स होते हैं और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये कहना है साइंटिस्ट का, ठीक है। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियस के बाहर कौन कौन से शेल्स होते हैं और उन शेल्स के अंदर कौन से सब शेल्स होते हैं और उन सब शेल्स के ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। और इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते चलेंगे, ठीक है। तो आज हम सबसे पहले इन पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। साइंटिस्ट ने कहा कि न्यूक्लियस के बाहर शेल्स होते हैं, फिर उन शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, फिर उन सब शेल्स के ऑर्बिटल्स होते हैं और उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आपको पता है न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट शेल कौन सा आता है, के शेल आता है, उसके बाद सेकंड शेल एल आता है, उसके बाद थर्ड शेल एम आता है, एन आता है, इस तरीके से नंबर ऑफ शेल्स होते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब साइंटिस्ट ने कहा न्यूक्लियस के बाहर कौन सा, पहला शेल कौन सा होता है, के। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, शेल्स, फिर उन शेल्स के अंदर क्या होते हैं, सब शेल्स, फिर उन सब शेल्स के होते हैं ऑर्बिटल्स, और कहा साइंटिस्ट ने उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब आप खुद बताओ, न्यूक्लियस के बाहर पहला शेल, न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट शेल कौन सा होता है, के शेल। तो पहला शेल के है और इस के, और आपको पता है के सबसे छोटा शेल है, ठीक है। तो फर्स्ट शेल न्यूक्लियस के बाहर कौन है, के शेल। और साइंटिस्ट ने कहा इस के शेल के अंदर एक ही सब शेल होता है, कौन सा, एस सब शेल।
कौन सा, s सब शेल होता है, और इस s सब शेल का एक ही ऑर्बिटल होता है, कौन सा, s ही होता है। इस s सब शेल का एक ही ऑर्बिटल होता है, s होता है। और याद रखें हर ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, 2 से ज्यादा ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ठीक है। तो s का एक ही ऑर्बिटल है, तो पूरे मुझे बताओ कि s का एक ऑर्बिटल है, तो मुझे बता पूरे k शेल में कितने ऑर्बिटल हुए, एक ही ऑर्बिटल हुआ, क्योंकि k के अंदर एक ही सब शेल s है और इस s सब शेल का एक ही ऑर्बिटल s होता है, और इसी s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, क्योंकि एक ऑर्बिटल है तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब है पूरे k शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, क्योंकि है ही एक ऑर्बिटल पूरे k शेल के अंदर, कौन सा, s, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट, उसके बाद सेकंड शेल कौन सा होता है, सेकंड शेल l होता है, सेकंड शेल L होता है, ठीक है। अब L बड़ा शेल है, जैसे जैसे शेल बढ़ता जाएगा, शेल की जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो उसमें नंबर ऑफ सबशेल भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ सबशेल बढ़ेंगे तो ऑर्बिटल्स भी बढ़ेंगे, ऑर्बिटल्स बढ़ेंगे तो उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। इस तरीके से K शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और नेक्स्ट शेल कौन सा है, L। अब L K से बड़ा है, तो L शेल के अंदर 2 सबशेल आते हैं, एक S आता है, दूसरा P आता है, ठीक है। और इस S का, इस S सब शेल है ना, इस S सब शेल के अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, आपने पढ़ा S, तो मैं दोबारा नहीं लिखूंगा, समझ जाना कि इस S का एक ऑर्बिटल होता है, तो इसका मतलब है इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, और P के कितने, P जो सब शेल है P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, कौन कौन से, Px, Py, Pz, ये एक एक ऑर्बिटल, ठीक है। तो P के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और हमने क्या कहा कि हर ऑर्बिटल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो Px के अंदर 2, इस Py के अंदर 2, Pz के अंदर, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स पूरे P के अंदर कितने हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए। तो हमने कहा इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर भी, तो टोटल P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। तो P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल पूरे L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से आगे चलें, यहां पर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, ये यहां पर S में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हो जाएंगे, तो टोटल पूरे L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। नेक्स्ट शेल कौन सा है, M। अब M शेल L से बड़ा है, तो M शेल के अंदर वाले 3 सब शेल्स होते हैं, कौन कौन से, S होता है, P होता है, D होता है, और आपको पता है S का एक ही ऑर्बिट होता है, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है, और P के वही 3 ऑर्बिटल, ये जो P है ये L का है, और ये वाला P M का है, चाहे ये P किसी भी शेल का हो, लेकिन P के ऑर्बिटल्स होते ही 3 है, Px, Py, Pz। अब आप पूछेंगे इस P और इस P में क्या फर्क है, ये फर्क है कि ये P, L का जो P है उसकी साइज छोटी होती है, और जो M का P होता है उसकी साइज बड़ी होती है, बाकी अदरवाइज शेप सेम होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करेंगे ये P, तो यहां पर मैंने लिखा P में, P के 3 ऑर्बिटल्स होते, तो P टोटल सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 आ जाएंगे इसके अंदर, ये लो वही 6 आ गए। अब मुझे बताओ D सब शेल के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने, 5, कौन कौन से, dxy, dxz, dyz, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं D के, ठीक है। और हर एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 आते हैं, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, 2 इसमें, तो कितने हो गए, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, पूरे D में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, कितने आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ टोटल M शेल में कितने पड़े, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट शेल कौन सा है, N उससे भी बड़ा शेल है। अब मुझे बताओ N के अंदर कितने हैं, N के अंदर 4 सब शेल होते हैं, S, P, D और F होता है, ठीक है। अब आपको पता है S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि इसका एक ऑर्बिटल होता है, P के कितने, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो P के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6, D के कितने होते हैं, आपको पता है 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और F के कितने ऑर्बिटल्स हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं, F1, F2, F3 से लेकर 7 तक, तो हर एक में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2, तो टोटल F में कितने हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो अब मुझे बताओ 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल N के अंदर कितने हो गए, 32 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ये चीजें आपको आनी चाहिए ताकि आगे चल के आसानी होगी। जब हम हॉर्न्स रूल पढ़ेंगे और पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे और इसके बाद अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ेंगे तो ये आसान लगेगी, ठीक है। ये तो ये बेसिक है चीज। तो आज चलें आगे चलते, अब हम क्या करेंगे,
तो इसका मतलब ये है कि सिंपल एटम नहीं है, बल्कि एटम के अंदर न्यूक्लियस के बाद शेल्स होते हैं। शेल्स एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है। फिर उस शेल्स के अंदर सब शेल्स होते हैं, छोटी छोटी एनर्जी लेवल्स होती हैं। फिर उन सब शेल्स के बारे ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। समझ आ रही बात? इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है हर एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन अलग अलग क्वांटिटी, किसी में 2, किसी में 10, किसी में 12, किसी में 20, किसी में 50 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि आज हम क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स को एटम्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इनको तकसीम करेंगे। इलेक्ट्रॉन हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तकसीम करेंगे। किसमें? शेल्स में, सब शेल्स में और ऑर्बिटल्स के अंदर, रूल्स के बुनियाद पर, ठीक है। तो चलें अब हम किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं एटम्स के अंदर, उनके सबशेल, उनके शेल्स और उनके ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। तो आ जाएं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले आ जाए, पहला एटम कौन सा आता है? हाइड्रोजन। सबसे पहले आ जाए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो इसका मतलब प्रोटॉन उसमें 1, प्रोटॉन 1 तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। तो इसका मतलब है हाइड्रोजन एटम सबसे सिंपल एटम है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम क्या करेंगे, हर एटम का शेल भी भरेंगे, उसके साथ सब शेल भी भरेंगे, ठीक है। इस तरीके से अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अब मुझे बताओ, अब हाइड्रोजन का सबसे पहला कौन सा शेल भरेंगे? के। याद रखो, हर एटम का पहले कौन सा शेल भर दे? के। जब के शेल भर जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट एल भरेंगे, जब एल भर जाएगा तो हम एम भरेंगे। इस तरीके से हम नंबर ऑफ शेल्स भरते चलेंगे, ठीक है। तो चलें अब हम सबसे पहले हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, तो अब मुझे बताओ सबसे पहले इसका कौन सा शेल भरेंगे? कौन सा? के भरेंगे। तो याद रखना, जब शेल भरेंगे तो वो शेल का सिंबल नहीं लिखेंगे, शेल का नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप के शेल इसका भरेंगे, तो के का नंबर क्या है? 1। तो इसका मतलब है इसका के शेल भरेंगे तो 1 लिखेंगे। 1 मतलब के शेल। 1 किसको जाहिर कर, रिप्रेजेंट कर रहा है? के को, ठीक है। तो के नहीं लिखते, उसका नंबर लिखेंगे 1। तो अब मुझे बताओ, और शेल के साथ साथ सब शेल भी भरेंगे, ठीक है। तो अब आपने क्या किया है, के शेल 1 मतलब के शेल इसका भरेंगे, और इसका सब शेल कौन है? S, तो उसके साथ S उठाएंगे, तो K का S 1S ये हो जाएगा, K शेल और उसका S सब शेल हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1। तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रखेंगे? यहाँ ऊपर पावर की फॉर्म में लिखेंगे, 1S 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1S 1। अब मुझे ये बताओ कि ये 1 क्या है? ये 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये 1 किसको शो कर रहा है? ये 1 शो कर रहा है शेल को, और ये S किसको शो कर रहा है? ये S शो कर रहा है सब शेल को, और ये ऊपर पावर वाला 1 किसको शो कर रहा है? ये पावर वाला 1 किसको? इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से हम भरते चलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट एटम के मान लो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन भी 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे पता हीलियम का भी पहले कौन सा शेल भरेंगे? वो और के, तो के नहीं लिखे, उसका नंबर लिखे 1, और उसका सब शेल उसके साथ लिखेंगे S, तो 1 का S भरेंगे, क्योंकि 1S कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 1S ऊपर पावर 2 हो जाएगा, 1S2 इसकी, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट एटम कौन आता है? लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो इसका मतलब है लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका लिथियम एटम का भी पहला कौन सा? के शेल भरेंगे, तो के शेल के लिए क्या लिखेंगे? 1, और उस के शेल का सब शेल कौन है? S। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 3 है, तो 1S में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2 आते हैं, क्योंकि S का एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 1S2 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ 1S, K का S आपने भर लिया 2 इलेक्ट्रॉन, और आते ही 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका मतलब K पूरा भर गया। अब हमने कहा 1 इलेक्ट्रॉन बचा, जब 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो अब हम नेक्स्ट शेल भरेंगे, कौन सा? L वाला भरेंगे। अब L वाला नेक्स्ट शेल भरेंगे हम, तो L नहीं लिखेंगे, L का नंबर लिखेंगे क्या? 2, कामा देके फिर आप क्या लिखेंगे? नेक्स्ट शेल भरेंगे 2, मतलब L भरेंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ, जो सेकंड शेल भर रहे हैं, तो अब आपको पता है कि शेल के साथ हम सब शेल भी भरते हैं। अब सवाल ये आता है कि L के अंदर तो 2 सब शेल है, S भी है, P भी है, तो अब L का S भरें या P भरें? तो आपको पता है L का S भर जाता है। सवाल आता है L का S क्यों भरते हैं, L का P क्यों नहीं भरते हैं? इसलिए कि जो L का S है उसकी एनर्जी कम होती है, और L का जो P होती है उसकी एनर्जी हायर होती है, ज्यादा होती है। और ये रूल है, सबसे पहले हम वो सब शेल भरते हैं जिसकी एनर्जी लोअर होती है, ठीक है। तो ये 2 का जो S है उसकी एनर्जी कम होती है, तो पहले 2 का S भर लेंगे, फिर उसके बाद 2S भर जाएगा, तो फिर उसके बाद 2 भी भरेंगे, ठीक है। अब हम क्या, नेक्स्ट शेल आपने 2 उठाया, अब 2 भरेंगे, तो L का आप क्या भरेंगे? अब L का आप S भरेंगे, तो क्या भरेंगे? 2S। कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 1।
तो 1s2 2s1 हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट आ जाए इस तरीके से बोरान, बोरान का एटॉमिक नंबर क्या है 5, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है। इसमें भी हम क्या करेंगे, इसमें भी पहला इसका K शेल भरेंगे 1s2 हो गया, बाकी 3 इलेक्ट्रॉन बचे। अब उसका नेक्स्ट शेल भरेंगे कौन सा 2, नेक्स्ट शेल का पहले सब शेल कौन सा भरेंगे 2s भरेंगे 2s2, s में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 क्या, अब 2 का s भर गया, जब 2 का s भर जाएगा तो अब 2 का p भरेंगे 2p1, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा 2p1। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आप कर सकते हो। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 7, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन भी 7 है, तो आप इसके भर लो 1s2, इसका भी K शेल बनेंगे वही 1s2 भर गया, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे, बाकी इसमें 5 बचे, तो अब उसका नेक्स्ट शेल कौन सा बनेंगे सेकंड 2, अब सेकंड शेल का पहले कौन सा सब शेल s 2s2, अब 2s2 भर लेंगे, फिर 2s जब भर जाएगा तो अब 2p कितने इलेक्ट्रॉन बचे 3 बचे, तो अब आप किस में करेंगे 2p3 हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट उसके बाद अब आ जाए फ्लोरीन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है 9, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 9 है, तो इसका भी पहले K शेल भरेंगे वही 1s2 2s2 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी कितने बचे 5, तो अब 2 का क्या भरेंगे, अब 2 का p 2p5 हो जाएगा, ठीक है। अब 2p5 उसके बाद कौन आता है नियॉन, नियॉन का एटॉमिक नंबर नेक्स्ट कौन था 10 होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर 10 तो 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मुझे बताओ इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 10 इलेक्ट्रॉन कैसे, इसका भी पहले कौन भरेंगे 1s2, फिर उसके बाद 2s2, ठीक है 1s2 भरेंगे, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट में क्या भरेंगे 2s2, फिर 2p6 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ नियॉन का 2s भी भर गया, फिर आपने इसका 2p6 भर लिया, ठीक है। अब मुझे बताओ नियॉन का s भी भर गया, p भी भर गया, और याद रखो जिस एटम के सब शेल कंप्लीट हो जाए तो वो एटम स्टेबल होता है। तो आपको पता है नियॉन इज इनर्ट गैस नोबल गैस। अब सवाल आता है नियॉन नोबल गैस क्यों है, क्योंकि नियॉन के जो बाहर वाले शेल है, जो नियॉन का जो सब शेल्स हैं वो फुलफिल्ड होते हैं, तो फुलफिल्ड होते हैं तो इनको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये रिएक्शन नहीं करते हैं। हमेशा रिएक्शन वो करते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। अब मुझे बताओ फ्लोरीन का 2p5 है, तो इसके 2p5 में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 2p6 करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसलिए क्या होगा इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो फिर ये एक बॉन्ड बनाता है, ठीक है, चाहे गेन करता है या शेयर करके बना लेता है। नाइट्रोजन के 2p3 है, तो 2p6 के लिए बाकी कितने इलेक्ट्रॉन 3 चाहिए, तो इसलिए नाइट्रोजन क्या करता है 3 बॉन्ड बनाता है अपने 2p6 करने, मतलब अपने शेल कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट पूरा करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आगे चलें। उसके बाद आता है सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे 11 होंगे, तो इसका भी पहले क्या भरेंगे 1s2 2s2 2p6। अब आ जाओ 10 हो गए इलेक्ट्रॉन, 2 का s भी भर लिया आपने, 2 का p भी भर लिया, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे 1, तो अब इसका मतलब है सेकंड पूरा शेल भर गया। अब 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो अब आप थर्ड शेल भरेंगे, तो थर्ड शेल क्या लिखेंगे थर्ड। अब थर्ड शेल का पहले क्या भरेंगे, थर्ड का पहले 3 का पहले s भरेंगे, तो 3 का पहले s भरेंगे 3s1, बस यहाँ तक इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए, तो आगे कैसे भरेगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस तरीके से आप आगे भी चल सकते हैं। मान लो अगर इस तरीके से आ जाए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, तो इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी आप पहले क्या भरेंगे वही क्या शेल 1s2 2s2 2p6, 10 हो गए, बाकी कितने इलेक्ट्रॉन बचे 7, तो अब क्या भरेंगे नेक्स्ट 3 शेल। अब थर्ड शेल, थर्ड का s भरेंगे 3s में तो 2 ही आता है 3s2, बाकी कितने बचे 5, तो 3 का जब s भर जाए तो फिर 3 का p भरेंगे आप 3p5 हो जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने p6 करने के लिए, तो एक बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट उसके बाद आ जाओ, उसके बाद कौन आएगा आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसका होता है 18, तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसको भी ऐसे ही भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा, तो भर गया, 3 का s भी भर गया, 3 का p भी भर गया, ठीक है। तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए, एडिंग हो गए। उसके बाद कौन आता है, उसके बाद आता है पोटेशियम, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या है 19 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 19। अब 19 इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी पहले क्या भरेंगे
1s2 भर लेंगे, 2s2, 2p6, 3s2, अब 3p6। अब मुझे बताओ 3s आपने भर लिया, फिर 3p भी आपने 3p6 हो गया, कितने हो गए 18 हो गए। अब एक चाहिए तो अब किसका भरना है 3d भरना है, लेकिन नहीं भरेंगे, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे केयर से सुनना, ठीक है। हमने कहा 3 का s भर लिया, फिर उसके बाद 3 का p भर लिया, अब क्या भरेंगे 3 का d भरना चाहिए, 3 का d भरना चाहिए, लेकिन 3 का d नहीं भरेंगे। क्यों नहीं भरेंगे, तवज्जो करना। साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये साबित किया है कि साइंटिस्ट ने कहा हमेशा पहले वो सब शेल भरते हैं जिसकी एनर्जी लोअर होती है, जिसकी एनर्जी कम होती है, पहले वो ही सब शेल भरा जाता है, चाहे फिर वो दूर क्यों ना हो, चाहे वो हायर शेल का क्यों ना हो, लेकिन फर्स्ट हमेशा वो सब शेल हम भरेंगे जिसका एनर्जी कम होगी, ठीक है। तो अब साइंटिस्ट ने कहा कि 3 का जो d है, 3 का जो d है ना, इसकी एनर्जी 4 के s से ज्यादा होती है। तो 3 का एक्सपेरिमेंटली ये साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली ये साबित किया। साइंटिस्ट ने कहा 3 का जो d है उसकी एनर्जी 4 के s से ज्यादा होती है। तो मतलब 4s की जो 4 का s है, n का s, उसकी एनर्जी 3d से कम होती है। और हमेशा हमने कहा कि पहले वो सब शेल भरते जिसकी एनर्जी कम हो। तो साइंटिस्ट ने कहा 4 का जो s है उसकी एनर्जी 3d से कम होती है, तो इसलिए आप 3d नहीं भरो, बल्कि क्या भरो, पहले 4s भरो। जब 4s भर जाए तो उसके बाद आप 3d भरना। तो ये याद रखना, ठीक है। यहां तक तो सीक्वेंस में चले, लेकिन आगे तो मैंने आपको रूल बता दिया, पहले तो इसलिए आसानी के लिए चल रहा था, ठीक है। अब तो आपको रूल्स बताऊंगा, ठीक है। तो पहले क्या भरना है, तो पहले याद रखो आपको क्या भरना है, या पहले भरना है 4s, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम होती है, तो इसलिए हम पहले 4s भरते हैं। जब 4s भर जाएगा फिर वापस हम 3d भरेंगे, ठीक है। फिर 3d के बाद फिर 4p, फिर इस तरीके से चलेंगे, ठीक है। तो अब हम किस में डालेंगे, 3p के बाद नॉट 3d, अब किस में 4s, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d से कम है। तो अब इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा 4s1 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, ठीक है, 4s1। और इस तरीके से हम कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2 हो जाएगा। यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस तरीके से इनको ऐसे भर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, यहाँ क्लियर हो गई बात। अगर हम बात करें अब यहाँ पर स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम, अच्छा अब यहाँ पर अगर हम बात करें स्कैंडियम, तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर क्या है 21। तो स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 है, तो इसका पहले क्या बनेंगे, इसका पहले 1s2, 2s2, 2p, तो 21 है, तो 21 इलेक्ट्रॉन, 2p6, फिर 3s2, फिर 3 का p भरेंगे, 3p6 कितने हो गए 18। अब हमने कहा 3 का p भर लिया, तो फिर आप 3d नहीं भरेंगे, फिर आप क्या भरेंगे 4s, तो 4s2, और 4s2 तक कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 20 होते हैं, 20 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये ध्यान में रख लेना। तो यहाँ पर 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 20, ठीक है। तो यहाँ 20 होते हैं, अब 20 हो गए, बाकी कितने रहे 21 है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो 4s भर गया। तो अब वापस आप क्या भरेंगे, अब आप भरेंगे 3d1, ठीक है। अब 3d1 रखेंगे, तो इस ध्यान में रख लेना। तो आखिरी इलेक्ट्रॉन आप किस में एंटर किया आपने, डी में, ठीक है। तो इस तरीके से डी में, क्लियर हो गई बात। अच्छा अब नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट अगर हम बात करें वेनेडियम, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर 23 है, तो इसकी भी आप क्या करेंगे 1s2, अच्छा ऐसा कर लेते हैं, शॉर्टकट में कर लेते हैं, ठीक है। अब इसका 23 है, बिल्कुल सेम होगा 1s2 तक, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट 4s2 तक भरेंगे, बिल्कुल सेम 1s2, 2s2, बिल्कुल 4s2 तक कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो बाकी कितने बचे 3, तो अब आप किस में भरेंगे 3d3 हो जाएगा, ठीक है, 3d3 हो जाएगा, ये ज़हन में रख लेना। तो यहाँ पर 3d3 हो जाएगा। और आपको पता है d के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद वेनेडियम के बाद नेक्स्ट कौन आता है क्रोमियम, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 20 कितना होता है 24। अब इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए 4s2 3d4, ऐसा होना चाहिए 4s2 3d4 होनी चाहिए,
एक्सपेक्टेड है, ऐसी होनी चाहिए। लेकिन याद रखो क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये एक्चुअल नहीं है, ये ध्यान में रख लेना। होनी चाहिए लेकिन नहीं है। क्यों नहीं है? असल में क्या होता है, मैं आपको छोटी सी चीज बता दूं। आपको पता है सबशेल्स, जो सबशेल्स होते हैं SPDF, ये सबशेल्स दो फॉर्म में ज्यादा मोर स्टेबल होते हैं। कौन? जब ये सबशेल फुलफिल्ड होते तो भी स्टेबल होते, और जब ये सबशेल्स हाफ फिल्ड होते तो भी स्टेबल होते। अब मुझे खुद बताओ, हर एटम चाहता है कि मेरे सबशेल्स क्या हो? स्टेबल हो, मतलब या तो फुलफिल्ड हो या तो हाफ फिल्ड हो। ठीक है, हाफ फिल्ड। अब आपको पता है एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? आपको पता है कि स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें, यहां पर मैं लिख रहा हूं स्टेबिलिटी ऑफ सबशेल, तो सबशेल की स्टेबिलिटी दो फॉर्म में होती है, आपको पता है। एक या तो क्या हो, या तो सबशेल फुलफिल्ड हो, या तो क्या हो, या तो हाफ फिल्ड हो। ठीक है, फुलफिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, या पूरा भरा हुआ हो सबशेल या आधा भरा हो, तो स्टेबल होता है। ठीक है, अब आपको पता है एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2। अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन है तो एस फुलफिल्ड है, तो स्टेबल है। अगर एस में 1 आ जाए तो हाफ फिल्ड। इस तरीके से अगर हम बात करें पी में कितने आते हैं? 6। अगर पी में 6 है तो फुलफिल्ड, और अगर पी में 3 आ जाए तो हाफ फिल्ड, तो P6 और P3 स्टेबल होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और डी में कितने आते हैं? 10। तो अगर डी में 10 होंगे इलेक्ट्रॉन तो क्या होगा कि स्टेबल फुलफिल्ड है, और अगर डी में 5 आ जाए तो भी स्टेबल हाफ फिल्ड है। और अगर एफ में कितने आते हैं? 14, तो स्टेबल है। और अगर एफ के अंदर 7 आ जाए तो हाफ फिल्ड स्टेबल। ये ध्यान में रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, अब यहां पर भी यही। अब होता क्या है, मैं आपको बता दूं, क्रोमियम, अब क्रोमियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए 3d4, लेकिन असल में क्रोमियम क्या करता है? अब मुझे एक बात बताओ, इसका 4s कंप्लीट है, S2 है, फुलफिल्ड है, तो इसका 4s स्टेबल है। ठीक है, लेकिन इसके 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसके 3d में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ठीक है, तो फिर अब क्रोमियम क्या करता है कि अपने d को भी स्टेबल करता है। अपने d को स्टेबल करने के लिए क्या, 4s इसका स्टेबल है, लेकिन इसका d स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसमें d4 है। डी कब स्टेबल होगा? जब D10 हो या D5 हो, या फुलफिल्ड हो या हाफ फिल्ड हो, देन डी विल बी स्टेबल, फिर वो डी स्टेबल होगा। अब ये क्रोमियम क्या करेगा? अब क्रोमियम क्या करता है? अपने आप को मजीद स्टेबल करने के लिए, अपने दोनों सबशेल स्टेबल करने के लिए क्या करता है कि उसके जो 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो क्या करता है? डी क्रोमियम क्या करता है कि अपने 4s में अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन 4s2 में से एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट करता है? डी के अंदर ट्रांजिशन करवाता है। तो 4s वाला एक इलेक्ट्रॉन कहां माइग्रेट करता है? कहां भेजता है? डी में भेजता, ट्रांसफर करता है। तो इसका 4s का इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, तो D4 था, जब एक चला जाएगा तो D4 से D5 हो जाएगा, और यहां पर क्या बचा? 1। ऐसा क्यों करता है? अपने सबशेल दोनों स्टेबल करने के लिए। अब मुझे बताओ, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, अब D4 से D5 बन गया, और D5 इज हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड इज मोर स्टेबल, अब इसका D स्टेबल होगा। अब आप कहेंगे सर S1 जो है, ये S1, अब ये अनस्टेबल है? नहीं, S2 तो फुलफिल्ड था, स्टेबल। अब क्या है? S1 तो हाफ फिल्ड है, तो 4s तो वही स्टेबल रहा, लेकिन उसके साथ 3d भी स्टेबल हो गया। पहले खाली 4s2 स्टेबल था, तो क्रोमियम लेकिन क्या करता है? अपने 4s के साथ साथ अपने 3d को स्टेबल करने के लिए अपने 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट करता है? d के अंदर, ताकि D4 से D5 हाफ फिल्ड हो जाएगा, ताकि अब क्या है? अब 4s भी स्टेबल है और 3d5 भी स्टेबल है, दोनों हाफ फिल्ड है, इसलिए क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टेबल करता है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है ये इसकी एक्चुअल इलेक्ट्रॉन। कभी भी अगर आपको क्रोमियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पूछे तो 4s1 और 3d5 हो जाएगा। नॉट, याद रखना, ये 4s2 ये इसकी एक्सपेक्टेड है, ठीक है, होनी चाहिए लेकिन होती है। ठीक है, इस तरीके से नेक्स्ट, अब उसके बाद क्रोमियम के बाद कौन आता है? आयरन, सॉरी मैग्नीज आता है। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 है, तो इसकी 25 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी क्या होगा? 4s2 20 हो गए, बिल्कुल 1s2, बाकी कितने? 5, तो 3d5 हो जाएगा। अब मुझे बताओ, क्या मैग्नीज अपना इलेक्ट्रॉन 4s वाला शिफ्ट करेगा डी में? नहीं, क्योंकि उसका डी ऑलरेडी हाफ फिल्ड है। अगर करेगा तो वो फिर पार्शियली, मतलब कि फिर क्या हो जाएगा? अनस्टेबल हो जाएगा। अच्छा, 2 टर्म्स आते हैं, एक होता है पार्शियली फिल्ड। पार्शियली फिल्ड किसे कहते हैं? अच्छा,
पार्शियली फिलिंग कहते हैं कि जब किसी सबशेल के अंदर जब सबशेल के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स हो कि उसके अंदर मजीद भी इलेक्ट्रॉन आ सके, हम उसे पार्शियली फिल्ड कहते हैं। मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 10 आते हैं इलेक्ट्रॉन, 10। अगर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो मजीद नहीं आ सकते। इसका मतलब है अगर डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है तो हम क्या कहते हैं? इसको पार्शियली फिल्ड नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे फुल फिल्ड। अगर सबशेल पूरा भरा हुआ है तो हम उसको फुल फिल्ड कहते हैं। अब फुल फिल्ड के अलावा जो फिलिंग होगी सबशेल के अंदर वो पार्शियली फिल्ड कहलाता है। अब डी के अंदर 10 होंगे, अगर डी 10 होगा तो आप क्या कहेंगे? डी इज अ फुल फिल्ड। अगर डी 9 होगा पार्शियली फिल्ड, क्योंकि मजीद आ सकता है उसके अंदर है। डी 8 पार्शियली फिल्ड, डी 7 पार्शियली फिल्ड, डी 6, डी 5, डी 4, डी 3, डी 2 और डी 1, ये क्या होगा? ये सारे पार्शियली फिल्ड है। तो डी 1 से लेकर डी 9 तक पार्शियली फिलिंग कहलाती है। और अगर डी 10 हो गया तो क्या? फुल फिल्ड। P6 फुल फिल्ड, और P5 से लेकर P1 तक क्या होगा? ये पार्शियली फिल्ड होगा। ठीक है, अब फुल फिल्ड को छोड़ के बाकी जो फिलिंग होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो पार्शियली फिलिंग कहलाएगी। ठीक है, और अच्छा अब 3d5 ये पार्शियली फिल्ड भी है और इसको हाफ फिल्ड भी कहते हैं। ठीक है, तो पार्शियली फिल्ड भी कह सकते हैं। पार्शियली केस में मजीद आ सकते हैं, हाफ इसलिए कि आधे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं। डी में 10 आते हैं तो 5 है इस तरीके। ठीक है, अच्छा मैग्नीज क्या हो गया? उसके बाद आता है आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो 26 होता है, तो इसमें 26 इलेक्ट्रॉन है, तो 4s2 तक कितने हो जाएंगे? 4s2 तक यहाँ 3d20 हो जाएंगे और 3d6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब आप कहेंगे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा, क्यों करेगा? अगर 4s वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा भी तो d6 से d7 हो जाएगा, तो D7 तो कोई स्टेबल नहीं है इलेक्ट्रॉन, इसलिए कोई जरूरत नहीं है इसको शिफ्टिंग करें। आयरन के बाद कौन आता है? कोबाल्ट। इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो उसके बाद 4s2। ठीक है, और इस तरीके से 3d7। ठीक है, 3d7 हो जाएगा। अच्छा अब 3d7 हो गया, ये भी नहीं शिफ्ट कर, अगर करेगा भी तो शिफ्ट तो 3d8 हो जाएगा शिफ्टिंग के बाद, तो कोई स्टेबिलिटी नहीं हासिल होगी, इसलिए कोबाल्ट के बाद कौन आता है? निकिल। निकिल का एटॉमिक नंबर क्या है? 28। तो निकिल का 28 है, तो इसकी भी क्या होगी? 4s2 3d8 हो जाएगा। इसमें भी अब इसमें भी नहीं करेगा, 4s नहीं करेगा। अच्छा 4s नहीं करेगा कहा। अब आप कहेंगे कि दोनों इलेक्ट्रॉन अगर शिफ्ट कर दो d10 हो जाएगा। ठीक है, d तो स्टेबल हो जाएगा, लेकिन 4s तो खाली हो जाएगा, फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग तब होगी जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने के बाद जहां से शिफ्टिंग होगी वो भी स्टेबल है शिफ्टिंग के बाद, और अगले को भी स्टेबल कर ले। तब अगर ये दोनों इधर चले जाएंगे ये तो स्टेबल होगा, लेकिन 4s खाली हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, इसलिए कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट कौन होता है? उसके बाद आता है कॉपर। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो इसमें 29 इलेक्ट्रॉन है। इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 4s2 3d9 होगी। इसकी ये इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होनी चाहिए। क्या ये है? क्या यहाँ शिफ्टिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि यहाँ 3d9 है, तो इसका मतलब है अब कॉपर भी क्या करेगा? अपना एक 4s वाला इलेक्ट्रॉन, 2 है ना 4s में, तो एक इलेक्ट्रॉन 3d में भेजेगा, और जब 3d में एक इलेक्ट्रॉन भेजेगा 3d9 से कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, और 10 इज अ फुल फिल्ड, और फुल फिल्ड इज अ मोर स्टेबल। तो इस तरीके से कॉपर भी क्या करता है? अपना 4s से एक इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट करेगा? d में। तो इस तरीके से d में जब देगा तो d10 हो जाएगा और फुल फिल्ड, और बाकी एक बचेगा। तो इस तरीके से कॉपर भी क्या करता है? 4s के साथ साथ अपना 3d भी स्टेबल करता है, अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करवा के। ठीक है, तो इन दोनों के केस में ऐसी इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग होती है। ठीक है, ड्यू टू गेट द मोर स्टेबिलिटी, ज्यादा स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। ठीक है, अच्छा नॉट इसकी एक्सपेक्टेड ये 4s2 3d9 ये नहीं, ये होती है। ठीक है, ये दोनों को इनके काफी क्वेश्चंस आते हैं, क्रोमियम और कॉपर, ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स है जिनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल केस में आती है, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी होती है इन इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन में, इसलिए ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट कौन है? जिंक का एटॉमिक नंबर 30, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करो, 4s2 तक कितने हो जाएंगे? 10 और 20 हो जाएंगे, उसके बाद 3d10 हो जाएगा। अब जिंक तो अपना इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा नहीं, क्योंकि उसका d ऑलरेडी स्टेबल है, फुलफिल्ड है, इस तरीके से नहीं होगा। तो इस तरीके से आप इनकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इनको अभी तो छोटे छोटे आपने एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, अभी हम आयंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, आयंस की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, फिर उसके बाद कुछ रूल्स है। अभी तो सिर्फ हम अच्छा क्या कर रहे हैं मुझे ये बताएं, हम कर क्या रहे हैं? हम इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसमें? शेल्स और
सबशेल्स के अंदर। तो इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करना एटम्स के अंदर, किसी भी एटम में किसी भी एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट करना शेल्स और सबशेल्स के अंदर, किसके बुनियाद पर? रूल्स के बुनियाद पर। हम उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वर्ड का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस शेल एंड सबशेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनों का किसमें? शेल और सबशेल्स के अंदर तकसीम करना रूल्स के बुनियाद पर, हम इसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। लिखा हुआ है ना? अच्छा, सिर्फ अभी तो सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन से डिस्ट्रीब्यूट शेल और सबशेल में कर रहे हैं। आगे चल के हम क्या करेंगे? आगे चल के हम इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी हम सीखेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अभी तो हमने क्या? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस शेल्स, सबशेल्स एंड एज वेल एज ऑर्बिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स, सबशेल्स और ऑर्बिटल में तकसीम करना रूल्स के बुनियाद पर, हम इसे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अभी तो सिर्फ हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किए शेल और सबशेल के अंदर। आगे चल के हम ऑर्बिटल्स के अंदर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक ये क्लियर हो गए। चलें फिर आगे चलते हैं, इसको रिमूव करते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट निकाल दो, फिर रिमूव करते हैं, फिर आप बड़े बड़े इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं किस तरीके से। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है? अब कोई भी, अच्छा अब आप पूछेंगे, ये तो चलो यहां तक मैंने कर दिया, अगर कोई बड़ा एटॉमिक नंबर आ जाए तो उसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? तो n+a रूल होता है, उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखता हूं, यहां पर मैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, ठीक है। तो किस तरीके से आपको करनी है, ठीक है, ये ज़हन में रख लेना। चले यहां पर इस तरीके से करनी है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मैं लिख देता हूं और इस स्टाइल में ही करना है आपको, ठीक है। मान लो सबसे पहले आपको क्या भरना है? सबसे पहले आपको 1s भरना है, 1s भरेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद 2s, फिर 2 का p भरेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अब 2 का s भरना, फिर 2p, फिर उसके बाद 3s, फिर 3p भरेंगे आप इस तरीके से, 3p भरेंगे। फिर 3p के बाद, फिर उसके बाद आपको पता 3d नहीं भरते, क्या भरते हैं? 4s भरेंगे, 4s के बाद क्या आएंगे? 3d भरेंगे, ठीक है। 3d के बाद अब वापस क्या भरेंगे? 4p। अब यहां पर आ जाओ, यहां पर देखो सीक्वेंस में, अगर इस तरीके से अब यहाँ देख 4p भरेंगे आप। अच्छा, अब यहाँ जब 3p था, जब 3p के बाद कौन है? 3p के बाद 4s है, तो इधर कौन है? 4p। एक बढ़ाते जाओ, 3p के बाद, जब 3p था तो आगे उसके बाद कौन है? 4s। जब 4p होगा तो उसके बाद क्या होगा? 5s। अब 4s था तो आगे कौन है? 3d, और जब 5s होगा तो आगे कौन होगा? 4d, ठीक है। अब मुझे बताओ 4d है, अब 4d है तो मुझे बता, जब 3d था तो आगे कौन है? 4p, और जब 4d होगा तो आगे क्या होगा? 5p। इस तरीके से 5p हो जाएगा, 4d के बाद 5p। अच्छा, अब जब 4p है, जब यहाँ पर 4p है तो आगे कौन है? 5s। तो यहाँ पर जब 5p होगा तो आगे कौन होगा? 6s हो जाएगा। एक इंक्रीज करते चलेंगे, 6s है। अब मुझे बता 6s के बाद यहां तक, अब 6s के बाद कौन आता है? अब 6s के बाद 4f आना शुरू होता है, ये ध्यान में रख लेना। 6s के बाद 4f, अब कंटिन्यूसली आप चलते जाओ, ठीक है। अब 4f के बाद फिर कौन आएगा? 4f के बाद फिर यहां पर 5d आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे पता, अब सीक्वेंस में चले, अब यहाँ 5d है, वहां क्या है? 4d। 4d के बाद कौन है? 5p, और जब 5d होगा तो आगे कौन होगा? 6p। क्या हो जाएगा? 6p हो जाएगा, यहाँ पे 6p। अब जा यहाँ, ठीक है। अब 5p है तो उसके नेक्स्ट कौन है? 6s, और जब 6p के आगे फिर कौन होगा? 7s। एक बढ़ा दो, और 6s के आगे कौन है? 4f, तो 7s के आगे क्या होगा? 5f। अच्छा, 4f के बाद कौन है? 5d, तो इधर क्या होगा? 6d। अच्छा, जब 5d था तो आगे 6p है, तो 6d के आगे क्या होगा? 7p हो जाएगा, और 7p 6p के बाद 7s है तो इधर क्या हो जाएगा? इस तरीके से 8s हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप, ये है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका, ठीक है। आगे चल के n+a रूल पढ़ेंगे तो उसके हिसाब से और आसानी हो जाएगी। अभी इसको ध्यान में रख लो अच्छे तरीके से, ठीक है। तो बस यही इस्तेमाल होगी, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी अच्छी हो जाएगी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो चले किसी
कोई बड़ा एटॉमिक नंबर लेते हैं और इस पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। चलो अच्छा, मान लो अगर इस तरीके से कोई भी आ जाए एटम, ठीक है। अच्छा एक सवाल था, छोटा सा क्वेश्चन आता है, अच्छा फ्लोरीन है, जैसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के अंदर, जैसे फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर क्या था 9, इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। अब आप पूछेंगे कि सर यहाँ पर 2s, अब फ्लोरीन अपना 2s का इलेक्ट्रॉन 2p5 में शिफ्ट क्यों नहीं करता? कर सकता है ना, इसका इलेक्ट्रॉन एक इधर चल जाए तो 2p6 हो जाएगा और 2p6 से फुल फिल्ड स्टेबल हो जाएगा और 2s1 हाफ फिल्ड तो स्टेबल हो। तो मुझे बताओ फ्लोरीन अपना 2s वाला इलेक्ट्रॉन 2p में क्यों नहीं शिफ्ट करता? हालांकि आपने पिछले पढ़ा क्रोमियम के केस में क्या पढ़ा कि क्रोमियम और कॉपर के केस में यह था कि 4s का इलेक्ट्रॉन 3d के अंदर शिफ्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ क्यों नहीं हो रहा? यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर स्टेबल हो सकता है ना, क्यों नहीं होता? तो याद रखो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के दो कंडीशंस हैं, ये ध्यान में रख लेना। अगर वो दोनों कंडीशंस होगी उसमें तो फिर तभी शिफ्टिंग होगी, अदरवाइज शिफ्टिंग नहीं हो सकती। पहली कंडीशन ये है कि शिफ्टिंग तब होगी जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद अगला जो सब शेल है या तो वो हाफ फिल्ड हो जाए या तो फुल फिल्ड हो जाए, ठीक है, नंबर 1 कंडीशन। सेकंड कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट का, सेकंड कंडीशन ये है कि एक सब शेल दूसरे सब में जहां इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी उन दोनों सब शेल के अंदर एनर्जी का गैप क्या होना चाहिए? नियरली सेम होना चाहिए। जब एनर्जी का गैप नियरली सेम होगा तो इलेक्ट्रॉन एक सब शेल से दूसरे सब शेल के अंदर इजीली इलेक्ट्रॉन जंप मार लेगा। तो अब मसला ये होता है कि क्रोमियम के केस के अंदर, अब क्रोमियम के केस के अंदर ये होता है, मैं आपको बता, ये क्रोमियम है, क्रोमियम के केस के अंदर क्या होता है 4s2 और 3d। क्रोमियम के केस के अंदर इसका इलेक्ट्रॉन इसे क्यों चला? असल में इसके अंदर 4s और जो 3d, 4s और जो 3d के एनर्जी का जो गैप होता है 3d और इसका जो गैप होता है वो बहुत ही कम होता है। तो एनर्जी का गैप बहुत कम होने की वजह से 4s का इलेक्ट्रॉन आसानी से शिफ्ट हो जाता है, किसमें? d के अंदर। तो इसका मतलब है क्रोमियम के केस के अंदर और कॉपर के केस के अंदर 4s और 3d का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है। तो बहुत कम एनर्जी डिफरेंस होने की वजह से 4s का इलेक्ट्रॉन इजीली शिफ्ट हो जाता है। लेकिन इन केस ऑफ फ्लोरीन के केस में क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि जो 2s होता है तो इस 2s की एनर्जी बहुत कम होती है और 2p की एनर्जी बहुत हाई होती है। तो 2s की एनर्जी बहुत कम है, तो मतलब 2s और 2p में एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है। तो एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा होने की वजह से कि इस 2s वाला इलेक्ट्रॉन उधर शिफ्ट नहीं कर पाता। ये याद रखो, सिर्फ ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने के बाद इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग तब होगी जब अगला हाफ फिल हो जाए, हर केस में नहीं होता। हाँ बिल्कुल हो सकता है, लेकिन मैंने कहा कि जिनमें उनके दरमियान में एनर्जी डिफरेंस भी कम होना चाहिए तब शिफ्टिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो 2s और 2p के केस में क्या है, एनर्जी का फर्क बहुत ज्यादा है। तो 2p की एनर्जी बहुत ज्यादा है और 2s की एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए 2s वाला इलेक्ट्रॉन 2p के अंदर जंप नहीं मार पाता, शिफ्ट नहीं हो पाता, ठीक है। लेकिन 4s और 3d के केस में इजीली हो जाता है। तो हमेशा शिफ्टिंग वहां होगी जहां एनर्जी का डिफरेंस बहुत कम हो, क्योंकि फिर इजीली इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाता है, अदरवाइज नहीं होता। इनको ये छोटी सी टर्म से ये बहुत पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, तो इनको कवर कर लो ऐसे, ठीक है। चलें अब आ जाए, ठीक है, अब आ जाए इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करते हैं किसी बड़े की, ठीक है। मान लो अगर आयोडीन जैसे आ जाए, ठीक है, मान लो आयोडीन अगर आपसे आ जाए, आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉन आपको कहेगा इलेक्ट्रॉन इसमें डिस्ट्रीब्यूट करें तो 53 इलेक्ट्रॉन से इसका पहले क्या भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक है। यहाँ कितने हो गए 3p6 हो गए। तो 3p के बाद आपको पता है क्या भरते हैं 4s2 तक क्या हो गए 20 हो जाते हैं, ठीक है। 4s2 इधर में रखना। उसके बाद फिर क्या भरेंगे हम 3d 10 भरेंगे, कितने हो गए 30। फिर उसके बाद क्या भरेंगे 4p6 भरेंगे, कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। 4p के बाद आपको फिर क्या था 4p के बाद क्या भरते हैं 5s भरेंगे 5s2, ठीक है। और 5s2 कितने हो गए 38 हो जाएंगे। फिर उसके बाद 5s के बाद क्या भरेंगे या 5s, ठीक है। जब 4s के बाद 3d आता है तो 5s के बाद क्या आ जाएगा 4d आ जाएगा। तो 4d भरेंगे कितना हो जाएगा 40 ऐड, तो बाकी कितने बचे 5 बचे। अब आपको पता है 3d के बाद कौन है 4p, तो 4d के बाद क्या होगा 5p, तो 5p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 5।
तो होगा ये 53 इलेक्ट्रॉन। इस तरीके से आप इनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अच्छा, अगर पूछ ले आयोडाइड माइनस, मान लो 53 एटॉमिक नंबर और उसके ऊपर आयन की फॉर्म में चार्ज दी। अब आपको पता है नेगेटिव चार्ज कब आती है, जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है। तो अब इलेक्ट्रॉन गेन हो गया तो इसका मतलब है अब एक इलेक्ट्रॉन और कर दें, क्या हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। तो आयन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही आसान है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से 2p5 हो जाएगा। आप इस तरीके से इनको डिस्ट्रीब्यूट, आयन के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन चले करते हैं। मान लो कोई भी अगर आयन अगर जैसे ये क्लोराइड एटॉमिक नंबर ये माइनस चार्ज, अगर आपसे पूछे क्लोराइड की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करे, क्लोराइड एक माइनस है, माइनस का बाद जब इलेक्ट्रॉन गेन, तो अब मुझे बता 17 एटॉमिक नंबर है तो इसके 17 इलेक्ट्रॉन एक माइनस बना, एक गेन किया तो कितने हो गए 18। तो अब इसके 18 के हिसाब से करें 1s 2 2s 2 और 2p6 3s 2 3p6 हो जाएगा, 18 के इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है 18 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, आर्गन के अंदर। तो हम इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना कि इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, आर्गन के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो आर्गन के अंदर यही इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो आयन की आप कर सकते हो। मान लो अगर आ जाए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज है, तो मुझे बताओ प्लस का बाद जब इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। अब मुझे बताओ मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है तो उसमें 12 इलेक्ट्रॉन और 2 प्लस चार्ज भी तो है ना। तो इसका मतलब क्या है कि 2 प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है, तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, बाकी कितने बचे 10 बचे। तो अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे, तो अब आप क्या करेंगे 10 के हिसाब से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 2p6 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ यहाँ पे हो गया। अब इसको, और आपको पता है 10 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, नियॉन की। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस 2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, नियॉन के बराबर हो जाएगी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां पर। अच्छा अब आ जाओ, एक छोटी सी मैं चीज आपको क्लियर करवाऊंगा, आउटर मोस्ट शेल। अब आउटर मोस्ट शेल किसे कहते हैं, व्हाट इज द आउटर मोस्ट शेल। एक आउटर मोस्ट शेल होता है, ठीक है, और एक वैलेंस शेल होता है। अब आउटर मोस्ट शेल क्या होता है और वैलेंस शेल क्या होता है, तो इस पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें आउटर मोस्ट और वैलेंस शेल, तो सुनो, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, जो सबसे बाहर शेल होता है उसको आउटर मोस्ट शेल कहते हैं। वैलेंस शेल कहते हैं वो शेल जिस शेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्या कहने का मतलब, मेरा कहने का मतलब वैलेंस शेल उसे कहते हैं वो शेल जिसके इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में हिस्सा लेते हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट होते हैं, उन शेल्स को हम वैलेंस शेल्स कहते हैं। जिस शेल के क्या इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाए उसको हम वैलेंस शेल कहते हैं। और जो और इसलिए तो कहते हैं कि अक्सर मोस्टली क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही बॉन्ड बनाते हैं, तो इसलिए आउटर मोस्ट शेल वालों को हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। मान लो आपको पता है सोडियम, अच्छा अगर आपको पूछे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, अगर आपसे पूछे सोडियम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है और उसका वैलेंस शेल कौन सा है, तो सोडियम की इलेक्ट्रॉन का 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि इसका आउटर मोस्ट शेल कौन है, सबसे बड़ा शेल कौन है, 3 है, 3 इज अ शेल, सबसे बड़ा इसका शेल कौन है 3, तो इसका आउटर मोस्ट शेल कौन है 3s, ये 3 सबसे आउटर मोस्ट शेल है। ठीक है, अब आपसे पूछे ये तो आउटर मोस्ट है, अब आपसे पूछे क्या आउटर मोस्ट के, अब आपसे पूछे वैलेंस शेल, तो वैलेंस भी, अब आपको पता है सोडियम जब बॉन्ड बनाता है तो ये वाला अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है 3s वाला ही, तो इसका मतलब है ये 3 क्या है, ये आउटर मोस्ट शेल है, ये आउटर मोस्ट शेल है, और इसी शेल वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में क्या करता है, हिस्सा लेता है। ठीक है, तो इसके 3s वाले इलेक्ट्रॉन लूज होकर बॉन्ड बनाते हैं, आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, तो इसका मतलब है आउटर मोस्ट भी यही है, वैलेंस शेल भी यही है। क्यों वैलेंस, इसलिए कि इसका इलेक्ट्रॉन लूज होगा, तो वैलेंस शेल भी यही कहलाएगा, वैलेंस शेल। ठीक है, तो और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो मुझे बताओ सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, एक होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वैलेंसी भी एक होती है, एक ही बॉन्ड बनाता है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा मान लो अगर एल्यूमिनियम की बात करें, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 हो जाएगा, 13, इसका 1s2 2s
2p 6 हो जाएगा, और 3s 2 और 3p 1 हो जाएगा। अब मुझे बताओ कि इसके आउटर मोस्ट शेल कौन है? 3, ये पूरी 3, ये 3 आउटर मोस्ट शेल है। ये क्या है? ये आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, ये आउटर मोस्ट शेल हो जाएगा। अच्छा, अब ये आउटर मोस्ट शेल है और एल्यूमिनियम जब बॉन्ड बनाता है तो अपने ये वाले इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, यही शेयर करता है, लूज करता है 3s, तो इसका मतलब है यही आउटर मोस्ट शेल है और वैलेंस भी यही है, तो वैलेंस शेल भी यही 3 कहलाएगा, ठीक है, तो वैलेंस शेल भी यही होता है, ठीक है, ये ज़हन में रख लेना। अच्छा, तो एल्यूमिनियम के केस में आपको ये वैलेंस शेल होता है। अच्छा, एक छोटी सी पॉइंट, जो आउटर मोस्ट शेल होता है जो सबसे बाहर आउटर मोस्ट शेल, तो मैं यहां लिख रहा हूं जो आउटर मोस्ट शेल होता है, या आउटर मोस्ट शेल को हम क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट, क्या कहते हैं उसको? अल्टीमेट शेल कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट को हम अल्टीमेट शेल भी कहा जाता है उसको, ठीक है। और जो सेकंड आउटर मोस्ट शेल होता है, कौन सा? सेकंड आउटर मोस्ट शेल, उसको हम पेनल्टीमेट कहते हैं। क्या कहते हैं? पेनल्टीमेट कहा जाता है, पेनल्टीमेट शेल हो जाता है सेकंड आउटर मोस्ट। और जो थर्ड आउटर मोस्ट शेल होता है, तो थर्ड आउटर मोस्ट शेल था, उसको क्या कहते हैं? उसको एंटी पेनल्टीमेट शेल कहते हैं, एंटी पेनल्टीमेट शेल भी कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपसे पूछे एल्यूमिनियम का अल्टीमेट शेल कौन सा है? माना आउटर मोस्ट 3 हो तो 3 है, ठीक है, 3 हो जाएगा, तो शेल की बात हो रही है, ठीक है, बैलेंस, ठीक है। तो ये कुछ टर्म्स है, इनको अच्छे तरीके से आप कवर कर लो। आगे चल के हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी तो हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉनों को डिस्ट्रीब्यूट शेल और सबशेल में किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को किसमें? एटम आयन के अंदर तो कर लिए, ऑर्बिटल्स के अंदर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। तो इनको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लो, कवर करो, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।